वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ नए नए प्रोग्रामों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं लगातार। उसी सीरीज में आज मैं एक बिल्कुल नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा हूं आपके साथ, जो है एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। इस प्रोग्राम के अंदर हम एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, सिलेबस के साथ आपको मिला के बताएंगे कि सारी चीज़ें सिलेबस से आती हैं और किसी टॉपिक से एमपीपीएससी किस तरीके के किस नेचर के सवाल पूछ रहा है, इन दोनों बातों की आपको जानकारी हो जाए। देखिए, सिलेबस से सारी चीज़ें आती हैं, इस बात को जानकर आप बहुत जो इधर उधर का जो कचरा आप पढ़ते हैं, फालतू की अननेसेसरी चीज़ें, उनसे आप अपने आप को हटा पाएंगे। जब आपको ठीक से जब मैं बता दूंगा कि सारी चीज़ें सिलेबस से आई हैं, तो आपको कम से कम एक विश्वास पैदा होगा सिलेबस के प्रति, है ना। अभी आप सिलेबस 2-2 साल बच्चों को तैयारी को हो जाते हैं और बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है ना। तो इसलिए ये मेरा मोटिव है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी जान लें, क्वेश्चन को ना केवल नेचर को जान ले, बल्कि ये भी जान ले कि प्रश्न सारे सिलेबस से बनाए जाते हैं, है ना। तो दोनों ही चीजों को समझें आप कि सिलेबस से ही प्रश्न आते हैं और प्रश्न के नेचर क्या है, इस बात को समझ लें, है ना। और एमपीपीएससी में मैंने जनरली देखा है कि इस तरीके की चीजें जो है अक्सर नहीं होती हैं, जबकि बच्चों को इसकी जरूरत बहुत होती है। जब भी आप रणनीति बनाने के लिए जाते हैं, आगे तैयारी करने के लिए, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसी कंटेक्स्ट में मैं आज मेंस के 2020 से 2023 तक के जो पेपर हुए हैं अभी रिसेंटली, पेपर 2 पॉलिटी वाला सेक्शन, जहां में राज्यव्यवस्था पढ़ना है, भारत की राज्यव्यवस्था, उसकी यूनिट 1 और यूनिट 1 को आज हम कवर करेंगे और देखेंगे कि 20, 21, 22, 23 में इस यूनिट 1 और यूनिट 2 से किस नेचर के एमपीपीएससी ने सवाल पूछे हैं और क्या सारे सवाल सिलेबस के आसपास से ही आए हैं या सिलेबस से ही आए हैं, इस बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, ठीक है। ठीक है, ये देखिए मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आपका सिलेबस। मैंने बोला आपसे पेपर 2 का पार्ट ए, उसका सिलेबस है यूनिट 1, जिसमें आपको भारत का संविधान पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, उसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। क्रिएशन, उसके फीचर, विशेषताएं क्या है, फीचर्स, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ये आपको 4 चीजें पढ़ना है भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, इसमें कंसेप्चुअल एलिमेंट्स, कंसेप्चुअल एलिमेंट वैचारिक तत्व के अंदर आपको पढ़ना है उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल्य कर्तव्य। इन 4 चीजों को फिर से आपको दूसरे वाले टॉपिक में पढ़ना है। तीसरे टॉपिक में आप देखेंगे तो आपको पढ़ना है संघवाद, पढ़ना है। संघवाद में आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ने हैं, ठीक है। और दूसरा आपको जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जुडिशियली, है ना, न्यायिक सिस्टम पढ़ना है पूरा। तो उसमें उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे आप, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ेंगे, न्याय सक्रियतावाद पढ़ेंगे, लोक अदालत पढ़ेंगे और जनहित याचिका पढ़ेंगे। ये सब चीजें यहां भी इंग्लिश में मेंशन है ना। तो पहले आप सिलेबस को देख लें। देखिए, मैं बार बार कहता हूं और मैंने अपनी जब से क्लासेस चालू करी है, मेरा हमेशा एक ही बात पे फोकस रहता है बच्चों को कि सिलेबस को ठीक से समझो, सिलेबस को ठीक से समझो। आप सिलेबस को समझ गए तो आपने तैयारी का बहुत बड़ा हिस्सा उसी दिन पार कर लिया, है ना। अब आपको पढ़ने को है सिर्फ, क्योंकि आप बाकी सारी चीजें समझ चुके हो। सिलेबस और पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप नए बच्चे शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय से जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है। नए बच्चे अगर इस बात को शुरुआत से समझ जाते हैं कि तो उनको अननेसेसरी जो टाइम लगता है इस एग्जाम में सफल होने में, वो नहीं लगेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि एग्जाम आसान है, एग्जाम सरल है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका नेचर देखेंगे तो वो बहुत टफ नहीं आते हैं और सिलेबस से आते हैं। अगर आपने टॉपिक को कवर करके रखा है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। अब मैंने आपको बताया कि ये हमारी यूनिट है, यूनिट 1, इसमें आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। अब देखते हैं यूनिट 1 से एमपीपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आपको इतना तो पता ही होगा, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि पहले जो है एमपीपीएससी में 2023 तक जो है
3 मार्कर के 3 क्वेश्चन आते थे एक यूनिट से, 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन आता था 11 मार्कर का। इस तरीके से 30 नंबर का आता था। अभी एमपीपीएससी ने क्या किया है कि 3 क्वेश्चन 2 मार्कर के कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन जो है 7 मार्कर के कर दिए हैं और एक क्वेश्चन जो 10 नंबर का आता 11 नंबर का आता था उसको 10 का कर दिया। तो ऐसे ये 6 नंबर का हो जाता है, ये 14 नंबर का हो जाता है, ये 10 नंबर का, 30 नंबर का अभी भी आ रहा है। 30 नंबर का पहले भी आता था, 9, 10 और 11, ये 30। 30 नंबर का तब भी आता था, 30 नंबर का अब भी आ रहा है एक यूनिट से। लेकिन अभी एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में ये लिखा नहीं स्पष्ट तौर से कि वो एक यूनिट से 30 नंबर का पूछेगा, जो कि पहले लिखा था। तो एक ये संदेह हो सकता है, बट मुझे लगता है कि शायद वो उसी पैटर्न पे पूछेगा जिस पैटर्न पे वो पहले पूछता आ रहा था। खैर बहरहाल हमें तो तैयारी करके रखना है, हमें अपने टॉपिक को तैयार करना है सारे एंगल से। वो 3 में पूछे, 5 में पूछे, 7 में पूछे, हमें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 2020 में इस वाली यूनिट से 3 क्वेश्चन आपको छोटे मिलेंगे, मतलब 3 मार्कर वाले मिलेंगे। 21 में भी 3 मिलेंगे, 22 में भी 3 मिलेंगे और 23 में भी 3 मिलेंगे। तो देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे 2020 में आने वाला 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो 3 क्वेश्चन देखिए पहली यूनिट से मिल गया। पहला पूछा उसने, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? क्या हमारे जी देखिए, भारत के संविधान का निर्माण पढ़ेंगे तो हमारे भारत के संविधान के निर्माण में हमें उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ना होता है ना। संविधान के निर्माण में सबसे पहले तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही लाया गया था कि आखिर हमारा मोटिव क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा, हम किस तरीके के संविधान का निर्माण कर रहे हैं, विजन क्या होगा, है ना। तो उसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो जब हम संविधान का निर्माण, जब संविधान सभा कर रही होगी तो हम उद्देश्य प्रस्ताव को उसमें देखेंगे। बहुत ही बेसिक, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और इस वाले पॉइंट से ये आया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखी है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, क्या सिलेबस में फंडामेंटल राइट लिखा है? ये लिखा है, मूल अधिकारी, फंडामेंटल राइट्स। अब यहां फंडामेंटल राइट्स की 3 विशेषताएं पूछ रहा है, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन, सीधा सिलेबस से आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए, डिफाइन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या आपके सिलेबस में लिखा है? न्यायिक पुनरावलोकन लिखा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू। सीधा डेफिनेशन पूछी उसने, बिल्कुल। मैं कह रहा था आपसे, अगर आपके सिलेबस के सारे वर्ड्स पे अगर आपकी कमांड है, आप उसको थोड़ा सा भी जानते हैं, तो आप बहुत आसानी से पेपर मैनेज कर ले जाएंगे। अगर आपको यही पता होता कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, तो आप इस आंसर को आसानी से लिख देते। ठीक है, अब देखिए 2021 में देखते हैं कि कौन से 3 मार्कर पूछे एमपीपीएससी ने। अब पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयव लिखिए। प्रस्तावना, क्या हमारे सिलेबस में प्रस्तावना जैसा कोई शब्द लिखा है? उद्देशिका, प्रियम्बल, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। इंग्लिश में इसने, हिंदी में उद्देशिका लिखा है, कहीं कहीं इसको प्रस्तावना भी लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं। उसने 5 अवयव पूछे हैं उसके। ठीक है, 5 अवयव कौन से हैं? दूसरा क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष, स्वतंत्रता के 4 पक्ष कौन से हैं? स्वतंत्रता वर्णित। आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकारों में स्वतंत्रता भी दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में मिलती है। उसमें उसने 4 के बारे में पूछा है, बस नाम लिख देने हैं आपको, कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द बेसिक रैशनल बिहाइंड द डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी के पीछे क्या सोच थी सरकार की, उसको डिफाइन करना है आपको। लेकिन ये 3 नंबर में कोई कैसे डिफाइन करेगा कि क्या सोच थी सरकार की? ये सवाल तो 7 या 11 नंबर में आने वाला सवाल है, पता नहीं एमपीपीएससी ने क्यों पूछा है इसको यहाँ पे। ठीक, लेकिन ये देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिलेबस में लिखा है, इसी से सीधा प्रश्न पूछा है कि भाई आखिर ये संविधान में रखे क्यों गए, सिंपल सा है। तो पॉलिटिक पढ़ने पढ़ाने के क्रम में ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये तो मतलब जो भी टॉपिक शुरू होता है उसकी पहली दूसरी क्लास में ही खत्म हो जाती है, इसके बहुत आगे जाके हम पढ़ाई करते हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप मैनेज कर लेंगे अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं। तो यकीन मानिए आपकी तैयारी और आपकी सफलता में लगने वाला समय सभी को हम बहुत मिनिमाइज कर देंगे।
अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 2022 में जो 3 क्वेश्चन आए उसमें भारत के संविधान के 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 2061 में 1961 में क्या जोड़ा गया। संविधान संशोधन आपको पढ़ने, आपका सिलेबस देखिए, प्रमुख संशोधन पढ़ने, तो प्रमुख संशोधन में उसने 10वां संशोधन पूछ लिया। ठीक है, अगला देखिए, बॉम्बई केस में उच्चतम न्यायालय ने किस न्यायमूर्ति ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग कहा है। ये कठिन क्वेश्चन है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जस्टिस का नाम पूछ रहा है ना, न्यायाधीश का नाम पूछ रहा है कि किसने कहा। अब ये हम केस पढ़ते हैं, हम जस्टिस का नाम थोड़ी पढ़ेंगे कि किसने केस का वर्डिक्ट दिया, है ना। लेकिन ये आया कहां से है, उच्चतम न्यायालय से आया, उसको पढ़ना है। पर इस चीज को बच्चा कवर नहीं कर सकता, और अगर हम कवर कराने की कोशिश भी करें तो हम कितना पढ़ाएं, है ना। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। तो ये बाउंसर है, इन ना क्वेश्चन से ना किसी का सिलेक्शन होता ना रुकता ना, ये बाउंसर है, इनको छोड़ सकते हो आप। एमपीपीएससी में जो टॉप भी करता है ना, वो भी 3 मार्कर में 4-4 क्वेश्चन, 3-3 4-4 क्वेश्चन छोड़ के आता है ना। तो आप ये मत समझिए कि आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लिख रहे हैं वो शानदार हो, सटीक हो, ऑथेंटिक हो, तो आप कम लिखकर भी ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ये कॉपी भरने का, यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। कुछ आपसे जो आपके पुराने मित्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, जो सीनियर हैं या जो सेलेक्टेड लोग हैं, वो आपसे कह सकते हैं कि आप पेपर भर के आइए, कॉपी भर के आइए। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप कॉपी भरने के चक्कर में अपनी क्वालिटी को खराब मत कीजिए। आप क्वालिटी बहुत शानदार रखेंगे, जो आपको नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। आप उस पर अननेसेसरी कुछ भी लिखेंगे तो ये गलत इंप्रेशन जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं आता तो। अब यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की घोषणा की गई है। आर्टिकल पूछ रहा है। जैसे आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ने हैं ना, सिलेबस में आप देखिए केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों के बारे में कहां चर्चा की गई है, ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल 245 से 254 में इनके बारे में चर्चा की गई, विधायी संबंधों के बारे में। तो मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल क्वेश्चन और पहली लेयर के क्वेश्चन है ये सारे। अब 23 में और देखें कि क्या पूछा है उसने। अब भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं बताइए। फेडरल, अब फेडरलिज्म हमें पढ़ना है क्या, संघवाद, ये लिखा हुआ संघवाद, फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म की 3 विशेषताएं बताना है। भारतीय संविधान में कौन सी ऐसी विशेषताएं जो बताती है कि भारत जो है एक फेडरल कंट्री है, संघीय देश है। ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वाकई भारत फेडरल स्टेट है या नहीं है। क्यों जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो भारत को क्वासी फेडरल नेशन कहते हैं। क्वासी फेडरल नेशन मतलब अर्धसंघीय देश कहते हैं, क्या कारण है इसका। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा था कि संघीय विशेषता है कि नहीं। 3 संघीय विशेषताएं बतानी है। ठीक है, जनहित याचिका के क्या उद्देश्य हैं। जनहित याचिका आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। देखिए जनहित याचिका आपको पढ़ना है, जनहित याचिका, ये इसके 3 उद्देश्य पूछे हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उद्देश्य तो पढ़ेंगे ही कि आखिर है क्या और किस उद्देश्य से ये लाई गई है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है। न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व लिखिए। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका क्वेश्चन 2020 में भी आया था, जब जो मैंने आपको दिखाया था कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। ठीक है, और अब पूछ रहा है कि इसके महत्व क्या है। तो फिर से एक इजी क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन पूछ रहा है एमपीपीएससी। इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस में लिखे हुए शब्दों से आए, इधर उधर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप विश्वास करिए, आपकी सिलेबस पे ठीक से कमांड है तो आप बहुत अच्छे से एमपीपीएससी के एग्जाम को मैनेज कर लेंगे। एमपीपीएससी का एग्जाम, सच बता रहा हूं, लिटरली कोई एग्जाम नहीं है, बस वो आपको थाली में परोसी हुई चीज है, आपको सिर्फ खाना है। और आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर धन्य हैं आप। अब देखिए, अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन आते थे, अभी 7 मार्कर हो गए हैं, लेकिन लगभग प्रश्न का नेचर यही रहने वाला है। तो देखें, पहली 2020 में जो पहली यूनिट है उससे 5 मार्कर में क्या पूछा है। तो इसमें लिखा है संविधान संशोधनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को लिखिए। अब जब आप प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ और इसमें क्या क्या हुआ था। तो ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन
संविधान संशोधन में किए गए कुछ संविधान संशोधन किए गए जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाया गया, तो उनके बारे में आपको लिख देना है यहां पे। अब यहां लिखा राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए और भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण लिखिए। डिफाइन द टर्म स्टेट ऑटोनॉमी। जब आप फेडरलिज्म पढ़ेंगे तो इसमें आप स्टेट ऑटोनॉमी का टॉपिक भी पढ़ते हैं, है ना, और भारत में क्यों स्टेट ऑटोनॉमी की मांग हो रही है इसको हम देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, एक स्तर के क्वेश्चन है जहां रटने के साथ आपको मतलब फैक्ट के साथ आपको एक एनालिसिस की जरूरत होती है। दोनों क्वेश्चन केवल फैक्ट पे नहीं लिखे जा सकते, एनालिसिस की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं एमपीपीएससी ने अपने आप को शिफ्ट किया है। अभी भी जो एग्जाम है 70-30 का है, 70% फैक्ट का है, 30% लेकिन उसमें एनालिसिस देखने को मिल रही है। और अगर मैं 40 भी कहूं तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। एग्जाम अपने पैटर्न को बदल रहा है, एटलीस्ट मेंस में। प्रीलिम्स में तो 90-10 का है, 90% अभी भी फैक्चुअल आ रहा है, या 95 भी कह सकते हैं, है ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संघवाद का क्वेश्चन आया, ठीक है, संविधान संशोधन सिलेबस में लिखा हुआ है, उसी का क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म लिखा हुआ है सिलेबस में। क्या पूछा है? जुडिशियल एक्टिविज्म अति विस्तार से, न्यायिक अति विस्तार से कैसे भिन्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हर कोई इसको नहीं लिख सकता, है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक विस्तार, हाउ हाउ इज जुडिशियल एक्टिविज्म डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच क्या होती है कि न्याय के बाहर जाकर न्याय करना, जुडिशियल ओवररीच। लेकिन न्याय सक्रियतावाद है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो ये नहीं है। ये इसको हमें बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जुडिशियल एक्टिविज्म से सवाल आया है, न्यायिक पुनरावलोकन, लगातार उससे सवाल आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा 3 मार्कर में भी क्वेश्चन थे और ये 5 मार्कर में फिर क्वेश्चन मिल गया। भारतीय संघवाद सहयोगात्मक संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर अग्रसर कर रहा है। जैसे मैंने कहा आपको संघवाद पढ़ना है, आपको फेडरलिज्म पढ़ना है, लीजिए साधारण सा क्वेश्चन आ गया संघवाद से। जब संघवाद का टॉपिक पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को हम उसमें कवर करते हैं। आप अब देखिए, अगले देखिए, संविधान के मूल ढांचे से आप क्या समझते हैं। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है संविधान का मूल ढांचा, साफ साफ लिखा हुआ है, वहीं से सीधा क्वेश्चन। सिलेबस में लिखा है संविधान का मूल ढांचा, आपने सामने सिलेबस रखिएगा, है ना, वहीं से सीधा क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के एडवाइजरी जुडिक्शन को बताना है। डिस्कस द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 141 के अंतर्गत ये एडवाइजरी की शक्ति है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं होती है। ये उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर है, वो एडवाइस दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। और राष्ट्रपति भी उनकी एडवाइस मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसको मान भी सकता है, उनकी एडवाइस को नहीं भी मान सकता है ना। इजी क्वेश्चन है। 2023 में देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए, आपको पढ़ना है। उद्देश्य, प्रियम्बल जो है भारत की संविधान में, प्रियम्बल जो है प्रस्तावना, उसको पढ़ना है आपको। कहीं उसने उद्देश्य का लिखा है, यहां प्रस्तावना लिखा है, ठीक है, उसके महत्व को लिखिए। दूसरा देखिए, किन आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना की जाती, संविधान सभा की आलोचना की जाती है, किन आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की जाती है, ये पढ़ना। आपको संविधान सभा पढ़ना है। जब हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे तो हम संविधान सभा पढ़ेंगे और संविधान सभा की आलोचना भी पढ़ेंगे। सीधा सवाल आ गया। अब क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। संविधान पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, प्रस्तावना में कौन कौन से अंग हैं उनको भी पढ़ेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी देखेंगे। हमारा कोई सवाल छूटेगा नहीं। इस तरीके से हम पॉलिटी पढ़ेंगे। और फिर आप कैसे ये वेरीफाई करेंगे, ये सारी चीजें हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई हैं पीछे, पॉलिटी की जब क्लासेस हमने करी है कंडक्ट, तो उसमें ये सारी चीजें, सारे पहलू कवर होते थे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद रेफरेंस टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए केंद्र राज्यों के संबंध में। तो जब केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे तो हम शक्ति विभाजन भी देखते हैं वहां पे कि किसको किस तरीके की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं। तो वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जुडिशियल रिव्यू कितना, मतलब बार बार एमपीपीएससी से सवाल पूछ रहा है। न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। अब ये जो वर्ड है ना, ये पूरा गेम बदल देगा आपके उत्तर का। देखिए, अभी एमपीपीएससी बहुत कम ऐसे सवाल पूछता था, लेकिन अब ये पूछने लगा है। समालोचनात्मक
इसको बोलते हैं क्रिटिकल। मतलब कि आपको आंसर लिखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा आंसर जो है उसकी कमियों को दिखाते हुए लिखना है। ये जो वर्ड होते हैं इनके मैं आपको एक क्लास में सारों को मीनिंग बताऊंगा कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर कहीं पीछे लिखा है क्वेश्चन के पीछे कि कमेंट कीजिए, तो आपका आंसर कैसे लिखे चलेगा। कहीं लिखा है स्पष्ट कीजिए, कहीं लिखा है व्याख्या कीजिए, कहीं लिखा है आलोचना कीजिए, कहीं लिखा है समालोचनात्मक लिखिए। तो इसका क्या मतलब होता है आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। कहीं लिखा है विशेषताएं लिखिए, कहीं लिखा है लक्षण लिखिए, है ना। तो विशेषताओं में क्या लिखेंगे, लक्षण में क्या लिखेंगे, महत्व में क्या लिखेंगे। बच्चा क्या करता है, समझता नहीं है और महत्व को विशेषता में लिखाता है, विशेषता को लक्षण में लिखाता है, लक्षण को महत्व में लिखाता है ना। तो ऐसे में आपको लगता था कि आपका पेपर अच्छा गया है, लेकिन एक्चुअल में आपने प्रश्न का उत्तर ही लिख के नहीं आए हैं, है ना। तो अब किसी व्यक्ति ने जुडिशियल रिव्यू पढ़ा है और उस पर कमेंट करने के लिए दे दिया उसको, तो वो कमेंट कर देगा, जुडिशियल रिव्यू की पूरी गाथा लिख देगा। पर यहां आपको जुडिशियल रिव्यू की कमियां दिखाते हुए कमेंट्री करनी है, उसकी कमियों और अच्छाइयों को। इसमें आपको 60% के आसपास उसकी अच्छाइयों के साथ 40% उसकी कमियों को भी दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से आपका आंसर चलेगा, है ना। क्योंकि इसमें आलोचनात्मक पक्ष भी थोड़ा सा दिखता है। ये वर्ड कैसे बना, सम आलोचना। सम मतलब कि आलोचना तो करना है, लेकिन सम सामान्य तरीके से आलोचना करना है, होकर आलोचना करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। मतलब फिर से अब ये देखिए, अब ये पूरी तरीके से आलोचनात्मक है। अब यहां पर आलोचना जो है वो लगभग 70 से 75% तक आ सकती है, ठीक है। यहां लेकिन आप 20-25% अच्छाइयों को भी दिखा सकते हैं। आलोचनात्मक लिखना है भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान को आपको ऐसी उन कमियों को दिखाना है भारतीय संविधान में जिनकी मोटे तौर पे आलोचना होती है, आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, है ना। देखिए, लेकिन क्वेश्चन के नेचर अच्छे हैं, क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। पहले एमपीपीएससी सवाल नहीं पूछता था, इसलिए मैंने जो सैंपल है ना 1990 से भी मैं सैंपल ले सकता था, लेकिन 1990 में बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे। अभी क्वेश्चन का नेचर बदल गया है, इसलिए मैंने लेटेस्ट जो 4 साल के पेपर हुए उन्हीं को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि यहां से आप अपनी अप्रोच को बना सकें। और जो पहले जो क्वेश्चन आए उसको तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे उसमें। अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु को समझाइए। प्रस्तावना की विषय वस्तु, प्रस्तावना में क्या क्या शब्द लिखे, क्या है, कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, उसको आपको बता देना है। अब यह लोक अदालत की अवधारणा एवं उद्देश्य को समझाते हुए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कौन कौन पात्र है, इसको बताना है आपको। लोक अदालत, है ना, लोक अदालत आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो उसके उद्देश्य को, अवधारणा क्या है उसकी, क्यों बनाया गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और किस किस व्यक्ति को उसमें विधिक सहायता मिल सकती है, इसको आपको बताना है। बहुत ही नालसा एक्ट 1987, है ना, जिसमें आप पढ़ते हैं लोक अदालत के कंटेक्स्ट में। मतलब इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं है। फिर है भारतीय संविधान संशोधन तो कर सकती है परंतु उसके मूल ढांचे में नहीं। भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु मूल ढांचे में नहीं, है ना। तो यहां आपका ये जो क्वेश्चन है वो आया है संविधान के मूल ढांचे से। संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, ये संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन केशवानंद भारती केस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, और उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलू पर चर्चा कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको केंद्र राज्य के विधायी संबंध पढ़ना है, कार्यपालिका संबंध पढ़ना है, प्रशासनिक संबंध का एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था। अभी ये वित्तीय संबंध पे आ गया, तो हमें 280 में वित्तीय संबंध भी पढ़ना है, आर्टिकल 280 के आसपास केंद्र और राज्य के। तो ये पूछ रहा है एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलू पर चर्चा कीजिए। कौन कौन सी जो वित्तीय चीजें हैं जो जीएसटी आने के बाद बदली है, उनको हमें डिस्कस यहां करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी और इकोनॉमी का एक मेल जोल है। यहां आपको कर और जो कर आए हैं, जो कर नए कर लगाए गए हैं और जो कर हटाया गया, उनकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इस उत्तर को लिखने के लिए, है ना। इस तरीके से ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम इजी क्वेश्चन में नहीं रखेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है। बाकी देखें आप कि एमपीपीएससी ने इजी क्वेश्चन ही पूछे हैं, थोड़ा सा स्तर को बढ़ाया है और थोड़े लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं। तो
तो इस तरीके से आप देखो यूनिट 1 को हमने कवर कर लिया है। अब देखिए यूनिट 2 से क्या पूछा है एमपीपीएससी ने। यूनिट 2 का सिलेबस देखो, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी, नीति आयोग, ये 5 बॉडी को आपको पढ़ना है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, नरजातीयता, भाषा, लिंग की क्या भूमिका है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार, कौन कौन से राजनीतिक दल है। मतदान व्यवहार, व्यक्ति किस मोटिव से मतदान करता है, क्या उसकी सोच होती है, क्या उसका विजन होता है, मतदान व्यवहार से समझ में आएगा। सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, ये आपको पढ़ना है। जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एमपीपीएससी ने पूछा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रण एवं महापरीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये लिखा हुआ है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उसकी भूमिका पूछ ली। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। प्रशासनिक अधिकरण, अब प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, देखिए ये जो सवाल है प्रशासनिक अधिकरण का, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं आया है ना, क्योंकि आप देखें आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण बनाए जाते हैं, बट सिलेबस में देखें तो मुझे ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही है जो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में हमें बताती हुई दिख रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसको हम 1 मिनट देखते हैं, है ना। इससे अगला, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आप जब भारतीय राजनीति में धर्म भाषा की जब बात करेंगे तो उसमें अल्पसंख्यक भी पढ़ेंगे, भाषाई अल्पसंख्यक क्या होते हैं और उनसे हम क्या समझते हैं, इसको हम देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के कोई 2 तरीके बताइए। सिविल जो यूपीएससी है वो किस तरीके से भर्ती करती है, एक तो रिटर्न एग्जाम भी करा के भर्ती करती है जो एग्जाम होते हैं, दूसरा एक वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भी भर्ती करती है ना। नीति आयोग की गतिविधियों की 2 श्रेणियां क्या है, नीति आयोग के पढ़ना है। मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक, मतदान व्यक्ति का जो मतदान व्यवहार है वो किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, इसको आपको बताना है। फिर देखिए, राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति के आधार स्तंभ है, ये कथन किस विद्वान ने कहा है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। ये प्रीलिम्स में जब आप तैयार करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। जब आप इसमें जब आप सिलेबस में देखेंगे एक टॉपिक लिखा हुआ है, 1 मिनट, राजनीतिक दल, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल जब पढ़ेंगे तो इसमें आप इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। मुख्य निर्वाचन आयोग पर महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है ना। आपको पढ़ना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको पढ़ना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एमपीपीएससी प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी एमपीपीएससी द्वारा, ये पूछ लिया गया है, इजी क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी गई, ये पूछा है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद देखें तो एक दलीय व्यवस्था बहुत दिन तक चली, उसके बाद छोटे छोटे दलों का उभरना शुरू हुआ, बहुदलीय व्यवस्था आई, है ना। वर्तमान में फिर देखें तो जब से 2014 से मोदी की सरकार थी, मोदी जी की बीजेपी की सरकार थी, तो फिर हमने देखा कि एक दलीय सत्ता फिर से स्थापित होती हुई देखी भारत में। लेकिन अभी जो रिसेंट का 2024 का चुनाव है, यहाँ फिर क्षेत्रीय दलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और फिर भारत जो है बहुदलीय प्रणाली की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है ना। नागरिक समाज आपको पढ़ना है सिविल सोसाइटी। नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए, है ना, बिल्कुल फैक्चुअल, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर टिप्पणी कीजिए। चुनाव आयोग के कर्तव्यों और कार्यों को लिखिए। सीधा सिलेबस में लिखा है चुनाव आयोग, नीति आयोग। भारतीय राजनीति में राजनीतिकरण से भारतीय राजनीति, 1 मिनट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 सेकेंड। भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर हो रही है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट से नहीं लिखा जाएगा। भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर अग्रसर हो रही है, स्पष्ट कीजिए। जाति
कि राजनीतिकरण का मतलब ये होता था कि किसी जाति को आप यूज करते थे पॉलिटिकल वेपन की तरह, जाति कि इस जाति में इस जाति के लोग इसी कैंडिडेट को वोट देंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, राजनीति के जातिकरण कि पूरी राजनीतिक पार्टियां जाति के बेस पे बनाई जा रही हैं, तो राजनीति का ही जातिकरण हो गया। पहले जात की राजनीति होती थी, अब राजनीति का जातिकरण हो रहा है। क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र राज्यों की दलीय राजनीतिक, जब हम डिटेल में जब क्लासेस करेंगे पॉलिटी की, तो इन सब चीजों को बहुत विस्तार में और बहुत एग्जाम्पल के साथ, तरीके के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम रियल लाइफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे, आपको मैं डेटा और फैक्ट के साथ चीजें बताऊंगा, है ना। तो हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही विस्तार में और बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। डेप्थ में मतलब इतनी डेप्थ में कि आप एमपीपीएससी के क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएं, लेकिन जबरदस्ती मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने की अपेक्षा कम पढ़िए और सोचिए ज्यादा, तो ज्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगला है, क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्य की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है? गठबंधन पे क्वेश्चन है कि गठबंधन केंद्रीय राजनीति की मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम जब पढ़ेंगे भारत में दलीय व्यवस्था, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। अगला देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसको बताना है आपको, है ना। भारतीय राजनीति एवं अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए। भारतीय राजनीति में ओबीसी के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए कि ओबीसी का उदय कैसे हुआ भारतीय राजनीति में, ठीक है। जहां आप देखते हैं कि 1991 की जो राजनीति है वहां से ओबीसी राजनीति का जन्म होता है ना। तो जब हम दलीय राजनीति पढ़ेंगे तो हम बहुत विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, और 1991 के बाद आप देखें कि क्षेत्रीय दल और विशेषकर ओबीसी पार्टियों का बहुत तेजी से बोलबाला होता है। मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्या महत्व है ना। वोटिंग बिहेवियर का क्या महत्व है, और कैग की जो है गतिविधियों का दायरा क्या है, वो कहां जाके किन शक्तियों, क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य कर सकता है, ये हमें यहां देखना है। अब देखिए 11 मार्कर में क्या क्वेश्चन आया, 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए। सीधा क्वेश्चन है, चुनावी सुधार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम चुनाव सुधार करना भी है, चुनावों को बेहतर आधुनिक ढंग से करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। उसी कंटेक्स्ट में हमें चुनाव सुधार पढ़ने हैं। मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की क्या भूमिका है, इसको पढ़ना है ना। जैसे हमने एक टॉपिक देखा भी सिलेबस में कि मतदान व्यवहार, तो मतदान व्यवहार में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को मीडिया कैसे प्रभावित करता है, इसको हमें पढ़ना है। बहुत ही बढ़िया है। संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्व है और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, सुझाव देने हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा लिखना है और भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना और संगठन को बताते हुए उसके कार्य समझाइए। बिल्कुल फैक्चुअल, बहुत ही आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है अभिशाप, समझने वाला क्वेश्चन है, समझ के लिखा जा सकता है। आसान नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा उस बच्चे के लिए जिसने एक्चुअल में मेहनत की है। जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप, समझाइए। ठीक है, ठीक है। भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, जहां आपको भारतीय एकता और अखंडता से संबंधित टॉपिक पढ़ना है। इसमें भारतीय अखंडता से जुड़े मुद्दे, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है ना। फिर भी चुनाव आयोग से एक सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन जो था, वो जो 3 मार्कर वाला क्वेश्चन था ना, प्रशासनिक अधिकरण, वो क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सिलेबस में उसका डायरेक्ट जिक्र नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके से आया। बाकी आप देखेंगे कि सारा का सारा जो पेपर है सिलेबस के आसपास, क्या सिलेबस से ही बना है, सिलेबस के टॉपिक को ही अलग अलग डायमेंशन में जाके उसने पूछा है। कहीं उसने थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक से, है ना, कहीं एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। फैक्चुअल क्वेश्चन की संख्या अभी भी 70% के आसपास है और 30% उसने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे हैं। तो मोटा मोटी ये है कि हमें पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, फैक्चुअल चीजों को सबको तैयार करना है, और फैक्चुअल चीजें तैयार करने के बाद आपको एक अपने अंदर विजन और एनालिसिस भी डेवलप करना है, जो कि हमारी कोचिंग का मोटिव भी है ना।
तो मिलते हैं हम अगली क्लास में किसी नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम किसी और पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ, है ना। इस तरीके से हम एमपीपीएससी के 2020 से लेकर 23 तक के सारी यूनिटों के सारे पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। तो मैं होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, है ना। इस तरीके से हम आगे और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम एमपीपीएससी के 2020 से 2023 तक के सभी टॉपिक को आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।